ये अब जो देख रहे हो ये कुछ नया तो नहीं, ये जिंदगी का तमाशा गुज़िश्ता साल भी था। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। मोदी ने जब से देश की सत्ता संभाली है दोस्तों, तब से उनका एक ही मिशन रहा है कि किसी भी तरह कांग्रेस पार्टी को खत्म किया जाए ताकि वे खुलकर अपने सियासी खेलों को अंजाम दे सकें। मोदी के 10.5 सालों के शासन को पलटें तो साफ नजर आएगा कि सत्ता के जरिए वो अपने उद्योगपति मित्रों की जेबें भरते आए हैं और साथ ही आरएसएस के हिंदू राष्ट्र के मकसद के लिए देश में बंटवारे का माहौल बनाते आए हैं। मोदी सरकार के 10 सालों में बैंकों ने 16 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए बट्टे खाते में डाल दिए और दूसरी तरफ हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर तलाशने का सिलसिला भी चल ही रहा है। कांग्रेस मोदी के इस मकसद को शुरू से ही समझती थी, इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी, जो आमतौर पर शांत रहा करते हैं, उन्होंने मोदी की सत्ता से जनता को आगाह कर दिया था। तो मोदी के मिशन में कांग्रेस हमेशा आड़े बनकर खड़ी रही, इसीलिए मोदी ने कांग्रेस से देश को मुक्त बनाने की चाल चली। लेकिन अब कांग्रेस ने अपना दम दिखाते हुए मोदी की रणनीति पर करारा जवाब दिया है और 26 दिसंबर को बेलगावी में कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा और बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान के लिए पार्टी आखिरी दम तक लड़ेगी। आप जानते हैं कि 100 साल पहले 26 दिसंबर को बेलगावी में ही कांग्रेस का 39वां अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता खुद महात्मा गांधी ने की थी। इस ऐतिहासिक दिन को याद करने और मोदी सरकार के नापाक इरादों पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस ने 26 तारीख को ही वहां अधिवेशन किया। इसके अगले दिन कांग्रेस की रैली भी प्रस्तावित थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण अब कांग्रेस के सारे कार्यक्रम 3 जनवरी तक रद्द कर दिए गए हैं। बीजेपी कांग्रेस के इस अधिवेशन पर खासी परेशान नजर आ रही थी, क्योंकि उसे नजर आ रहा था कि संसद में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान अमित शाह ने जिस तरह किया है, उसमें अब बचाव के रास्ते खत्म हो चुके हैं। बीजेपी ने संसद में धक्का मुक्की से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गुंडा कहने तक सारे तीर चल दिए, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे से पीछे नहीं हटी और इंडिया ब्लॉक के बाकी दल भी उसका साथ देते नजर आए। ऐसे में कांग्रेस की रैली रद्द होने से बीजेपी को शायद थोड़ी राहत मिल जाती, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर राजनीतिक मर्यादा का पालन न करके मोदी ने फिर एक बड़ी गलती कर दी। बीजेपी इस गलती पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश कर रही है और फिर से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने अब इस मुद्दे पर भी जो प्रतिक्रिया दी है, उससे जाहिर होता है कि मोदी सरकार के लिए अब मुश्किलें पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं। वैसे भी मोदी पहले से कमजोर हो चुके हैं। बीजेपी को अगर लोकसभा चुनाव में अकेले बहुमत मिल जाता तो मोदी एनडीए को वैसा महत्व नहीं देते जैसा अब वो दे रहे हैं। मगर अब एनडीए के भीतर ही दूसरे दल इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि मोदी की नफरत और विभाजनकारी रणनीति के साथ खड़ा होना है, खुद को उससे नुकसानदायक बनाना है या कुछ और करना है। सिर पर बिहार और दिल्ली के चुनाव हैं और ऐसे में मोदी का अहंकारी और विरोधियों के लिए हिकारत वाला रवैया बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है। मोदी तो लगातार सत्ता सुख भोग रहे हैं, लेकिन क्या उनके अहम के लिए संघ यानी आरएसएस बीजेपी को डूबने देगा? यह भी एक अहम सवाल है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि मोदी की गलती पर क्या पछताएगा संघ, और साथ ही समझेंगे कि नए साल पर नए जोश के साथ कांग्रेस ने कैसे की है वापसी की तैयारी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं राहुल गांधी को एक बार फिर से, क्योंकि उन्होंने मोदी सरकार को उसकी गलती पर आईना दिखाने की जरूरत उन्हें क्यों आन पड़ी है और क्यों वो आईना दिखा रहे हैं। जरा इस ट्वीट पर नजर डालिए। राहुल गांधी ने लिखा है कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। एक दशक के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा हैं। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था।
आपको बता दूं कि 26 दिसंबर की रात को डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ और 28 दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार होना तय हुआ। यानी मोदी सरकार के पास पर्याप्त वक्त था कि वो राजघाट परिसर या किसी अन्य खास स्थान पर उनका अंतिम संस्कार करवाती और स्मारक का प्रस्ताव भी पेश कर देती। लेकिन मोदी ने यहाँ संवेदनशीलता और अपने ओहदे का बड़प्पन दिखाने में कोताही कर दी और उसके बाद जब इस गलती पर कांग्रेस समेत तमाम दलों के नेताओं ने ध्यान दिलाया तो बजाय गलती मानने के मोदी के बचाव में बीजेपी के नेता उतर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर से कांग्रेस और गांधी परिवार को कोसने का सिलसिला शुरू कर दिया। बीजेपी ने अपनी इस हरकत से बता दिया कि वो दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश पर राज तो कर रही है, देश की सबसे अमीर और सबसे बड़ी पार्टी भी बन चुकी है, लेकिन भारतीय राजनीति के उदार संस्कारों को वो समझ नहीं पाई और न समझना चाहती है। जो नफरत उसने पूरे देश में भरने की कोशिश की है वो खुद उसके भीतर इतनी गहरी समा चुकी है कि उससे मुक्ति पाने में उसे शायद सदियां लग जाएं। तो बीजेपी का कांग्रेस विरोध तो जगजाहिर है ही, उसे खास तौर पर उन तमाम लोगों से भी नफरत है जो मनुवाद को नकारते हैं और देश को संविधान से ही चलाने के हिमायती हैं। ऐसे लोग धर्मनिरपेक्षता के साथ खड़े होते हैं, जातिगत भेदभाव का शिकार लोगों को न्याय दिलाने की बात करते हैं और देश में गंगा जमुनी तहजीब को हर हाल में बनाए रखना चाहते हैं। गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक सभी ने संविधान की राह पर ही चलना मंजूर किया। लेकिन बीजेपी का एजेंडा तो 400 से ज्यादा सीटें आने पर संविधान बदलने का था। जब इसमें उसे कामयाबी नहीं मिली तो अब वो अंबेडकर का अपमान करने पर उतारू हो गई है और इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्ष विचारों का विरोध करना भी बीजेपी ने शुरू कर दिया है। गांधी की हत्या करना काफी नहीं था, जो अब उनके प्रिय भजन पर हंगामा करने की बेशर्मी भी दिखाई जा रही है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। 25 दिसंबर को पटना में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर एनडीए सरकार ने मैं अटल रहूंगा कार्यक्रम रखा। इसमें लोक गायिका देवी ने जैसे ही गांधी जी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम गाया, सामने बैठे भाजपा नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। नौबत ऐसी आ गई कि लोक गायिका को गांधी जी का भजन गाने के लिए माफी मंगवाई गई। प्रियंका गांधी ने इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि बापू का प्रिय भजन गाने पर भाजपा नेताओं ने लोक गायिका देवी जी को माफी मांगने पर मजबूर किया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम उनसे नहीं सुना गया। दुनिया को दिखाने के लिए बापू को फूल चढ़ाते हैं, लेकिन असल में उनके प्रति कोई आदर नहीं है। दिखावे के लिए बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेते हैं, लेकिन असल में उनका अपमान करते हैं। भाजपा को हमारी सहिष्णु और समावेशी संस्कृति परंपरा से इतनी नफरत है कि वे हमारे महापुरुषों को बार बार अपमानित करते हैं। वाकई ये घटना मोदी सरकार के नफरत भरे एजेंडे को उजागर करती है और बताती है कि मोदी ने कैसा न्यू इंडिया बना दिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी नसीहत तो दे रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशना बंद होना चाहिए, लेकिन संघ का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर लिखता है कि भारत के मुस्लिम समुदाय के लिए ये जरूरी है कि वो आक्रांताओं द्वारा हिंदुओं के साथ किए गए ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार करे। जिन बातों के प्रमाण नहीं है, आरएसएस को उसमें ऐतिहासिक अन्याय दिख रहा है, लेकिन जो लोग सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं, बीजेपी उनको देशद्रोही करार देती है। राहुल गांधी पर इसी किस्म के बेतुके आरोप लगाए जा चुके हैं, आप जानते ही हैं। जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी यही मानना था कि आर्थिक नीतियों की परख जीडीपी के आंकड़ों से नहीं बल्कि लोगों के जीवन में आए बदलाव और सामाजिक और आर्थिक न्याय से होती है। मोदी देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के ख्वाब बरसों से दिखाते आए हैं, लेकिन ये बातें भी नोटबंदी से काले धन के खात्मे जैसी फिजूल साबित हो रही है और मोदी फिर बड़ा खेल कर चुके हैं। पूर्व सांसद जवाहर सरकार ने इस बात का खुलासा किया है कि उनके एक खत के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने इस बात को माना है कि 10 सालों में बैंकों से 16.11 लाख करोड़ के कर्ज बट्टे खाते में गए हैं। यूपीए सरकार के 10 सालों में करीब 2 लाख करोड़ के कर्ज बट्टे खाते में गए थे, तो बीजेपी ने इसे बड़ा भ्रष्टाचार बताया था, आप याद कीजिए। अब मोदी के राज में किस तरह उद्योगपतियों पर मेहरबानी दिखाई जा रही है, ये आंकड़े उसकी पुष्टि करते हैं। मोदी के इस खेल पर जनता का ध्यान न जाए, इसलिए उसे हिंदू मुसलमान में उलझा दिया गया है। हालांकि अब कांग्रेस ने नए साल में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। 26 दिसंबर को हुई नव सत्याग्रह बैठक में कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कांग्रेस ने तय किया है कि नए साल में संगठन सृजन कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिससे संगठन मजबूत हो। यह कार्यक्रम ब्लॉक, मंडल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चलेगा। इसके अलावा कांग्रेस ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान चलाने का फैसला लिया है।
पहले ये 27 दिसंबर से शुरू होने वाला था, लेकिन अब उसकी नई तारीख सामने आएगी। इस अभियान का समापन 26 जनवरी 2025 को अंबेडकर जी के जन्म स्थान मध्य प्रदेश के महू में किया जाएगा। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस तक हर राज्य, हर जिले और हर ब्लॉक में भी कांग्रेस रैलियां आयोजित करेगी ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। भारत जोड़ो यात्रा की तरह कांग्रेस संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा भी निकालेगी, जो 26 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2026 के बीच चलेगी। इसमें कांग्रेस राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। इसके अलावा आने वाले साल यानी 2025 के अप्रैल में गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन करने का फैसला भी लिया गया है। तो कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ आम जनता को जोड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही ईवीएम की धांधली के खिलाफ पार्टी आवाज उठा रही है। चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं की जवाबदेही पर सवाल उठा रही है। देश के संसाधनों को एक या दो लोगों के हवाले करने की नीयत पर सवाल उठा रही है, आवाज उठा रही है। और सबसे बढ़कर संविधान और लोकतंत्र को बचाने का जो ऐलानिया संघर्ष लोकसभा चुनावों में इंडिया ब्लॉक ने किया था, कांग्रेस उसे और धार दे रही है। जिस तरह 100 साल पहले गांधी जी के दिए सूत्रों पर कांग्रेस ने संगठनात्मक ढांचे और कामकाज के तरीके को बदल दिया था, अब उसी राह पर कांग्रेस फिर चल पड़ी है। खास बात यह है कि इंडिया ब्लॉक के दल भी ऐसी ही सोच रखते हैं और उधर एनडीए में बीजेपी के साथी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो मोदी सरकार के संविधान विरोधी फैसलों पर किस तरह उसका साथ दें। डॉक्टर अंबेडकर के अपमान पर जेडीयू, शिवसेना, लोजपा या टीडीपी ने अमित शाह का बचाव नहीं किया। जाति जनगणना पर नीतीश कुमार या चिराग पासवान सब अलग अलग राय रखते हैं। वक्फ बोर्ड या लैटरल एंट्री के जरिए आरक्षण की व्यवस्था को दरकिनार करके तमाम पदों पर सीधे भर्तियां करने के फैसले पर एनडीए के कई दल सहमत नहीं दिखे। तीसरी बार सत्ता संभालने के 6 महीने के भीतर मोदी सरकार से साथियों की नाराजगी दिखने लगी है और इधर कांग्रेस ने नए साल के लिए नई रणनीति बना ली है। अब देखना होगा कि मोदी इन चुनौतियों का सामना आखिर करते कैसे हैं। खैर, शायर अख्तर होशियारपुरी ने ठीक ही फरमाया है कि वो कम सुखन था मगर ऐसा कम सुखन भी न था। वो कम सुखन था मगर ऐसा कम सुखन भी न था कि सच ही बोलता था जब भी बोलता था बहुत। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।